वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं अल्सर्स पे, जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में यानी मुंह से लेके बिल्कुल नीचे बड़ी आंत तक, वहाँ पे जो कहीं पे भी अल्सर हो सकते हैं उन पे हम बात कर रहे हैं। और अब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद इम्तियाज़ अली, कंसल्टेंट सर्जन है ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे अल्सर्स पे, तो आपने अभी बैठती स्टेटमेंट दिया कि अल्सर सिर्फ यहाँ नहीं बहुत जगहों पे होते हैं, तो ज़रा हमारे व्यूअर्स को अच्छे से बताइए अल्सर कहाँ कहाँ हो सकते हैं। वैसे तो हम जब पेप्टिक अल्सरेशन की बात करें तो वो मैदा और जो छोटी आंत का पहला पोर्शन है या दूसरा पोर्शन है वहाँ तक महदूद हम बात करते हैं, मगर स्टार्टिंग फ्रॉम लिप्स टिल एनल केनाल कहीं पे भी जो है ये अल्सरेशन हो सकती है। अल्सर आम अल्फाज में आप ये समझ लें जैसे दीवार पे से अगर प्लस्तर उखड़ जाए और एक खड्डा पड़ जाए तो ये अल्सर है। तो ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द एपिथेलियम। एपिथेलियम वो लाइनिंग होती है जो किसी भी कैविटी को लाइन कर रही होती है, तो उसमें अगर कहीं पे भी ब्रेक आ जाए तो अल्सर है। तो लिप्स पे कॉमनली जो है वो हर्पीस का अल्सर हो सकता है। मुंह में जो है वो बहुत ज़्यादा लोग आपने नोट किया होगा पान खा के वो मुंह पक जाता है, वो बेसिकली अल्सरेशन होती है जो चूने की वजह से हो सकती है। और लॉन्ग टर्म अगर पान तंबाकू या सिगरेट का इस्तेमाल किया जाए तो मलिग्नेंट अल्सर्स भी मुंह में हो सकते हैं और टंग के ऊपर यानी जुबान के ऊपर भी अल्सर्स हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसा अल्सर ये जिसको मुंह पक जाना कहते हैं, अगर वो कुछ ज्यादा अरसे के लिए हो, 14 दिन से ज्यादा हो और ठीक ना हो रहा और साइज में इंक्रीज हो रहा हो, ब्लीड हो रहा हो, पेनफुल हो या इवन पेनलेस हो और साइज इंक्रीज हो रहा हो, ब्लीड कर रहा हो, तो उसको जो है वो किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। और डॉक्टर भी ऐसा जो काबिल हो, ऐसा ना हो कि वो आपको रियश्योर करके भिजवा दे कि नहीं जी ठीक हो जाएगा, उस पर कोई सोमोजेल लगवा दी या कोई ऐसी दवाई लगवा दी या कुछ ऐसे कोई टॉपिकल ऑइंटमेंट दे दी। इसके लिए अगर इस तरह का कोई अल्सर मुंह में मौजूद है या किसी भी जगह मौजूद है तो उसकी बायोप्सी मस्ट है। डॉक्टर साहब एक कॉल है, वो लेना भी मस्ट है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग जी, मैं मिसेस अय्यूब बात कर रही हूँ कराची से। मिसेस कौन? मिसेस अय्यूब। मिसेस अय्यूब, कैसी है मिसेस अय्यूब? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। एक्चुअली हमारी लीड चली गई है, अभी आपकी तस्वीर खत्म हो गई, अभी नहीं आ रही है। हाँ चले आप अब हमारा फोन पे आंसर सुनिएगा। जी जी, मुझे तेजाबियत बहुत होती है सीने में, बहुत ज्यादा मैदे में तेजाबियत इतनी होती है कि मुझे एस्थमा का प्रॉब्लम है। तो मुझे जब इतनी तेजाबियत होती है तो मुझे एस्थमा भी हो जाता है उससे। अल्लाह, ठीक है। बहुत ज्यादा, और इतनी अजीब तबीयत हो जाती है, बहुत ज्यादा, मतलब कि मैं कुछ खाऊं या ना खाऊं तब भी मुझे तेजाबियत होती है। ठीक है जी। फिर कुछ खाने से रिलीफ होता है? नहीं, अगर दवाई वगैरह कोई ज्यादातर दवाई से जैसे खाती हूँ मैं तो उससे ठीक हो जाती है, लेकिन फिर दोबारा हो जाती है, खत्म नहीं होती है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? जी नहीं, आपका वेट कितना है मिसेस अय्यूब? मेरा है 72 और हाइट मेरी 5'6". 5'6". अगर ये सीधी लेटे तो मुंह में कहीं कड़वा पानी है? जब आप सीधी लेटती है तो मुंह में कड़वा पानी आता है आपके? नहीं, कड़वा पानी नहीं आता। कड़वा पानी नहीं आता, अल्लाह का शुक्र है नहीं आता। चले जी हम इससे बात करते हैं, ठीक है जी? नहीं लेकिन आप सुन पाएंगी ना हमें? जी आ गई, अभी आपने कहा तो आ गई है, आपने आपकी आवाज। क्या बात है, जबरदस्त। चले जी अब सुनिए, ठीक है जी? अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। हाँ जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये जो लॉन्ग टर्म डिस्पेप्सियाज या लॉन्ग टाइम जो गैस्ट्राइटिस, लॉन्ग स्टैंडिंग गैस्ट्राइटिस होते हैं, इसमें आमतौर पे जो है वो एम्पेरिकली ट्रीट किया जाता है। हफ्ते 10 दिन या 2 हफ्ते के लिए इनको ट्रीटमेंट देते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में सिमिटिडीन और रिनिटिडीन है, वो मशहूर दवाइयाँ हैं जो मुख्तलिफ ट्रेड नेम से आती हैं, लाइक ज़ेंटैक और टैगामैक। और जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं वो ओमेप्राजोल ग्रुप की और मुख्तलिफ और उसकी ब्रांड्स हैं, उसकी दवाइयाँ हैं। ये तकरीबन जो एसिड प्रोडक्शन है उसको तकरीबन बंद कर देती हैं। तो ये अल्सर हील भी हो जाते हैं और सिम्टोमेटिक पेशेंट इम्प्रूव भी करता है। मगर कहा जाता है अगर कोई भी पेशेंट 45 साल से ज़्यादा उम्र हो और 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक मुसलसल दवाई खाने के बाद और परहेज़ करने के बाद अगर सिम्टम्स इम्प्रूव ना हो रहे हों तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जिसमें अपर जीआई एंडोस्कोपी शामिल है वो मस्ट है। डॉक्टर साहब बड़ी खतरनाक लगती है एंडोस्कोपी, जिनकी आप बात कर रहे हैं ना,
ऊपर से नीचे तक पता नहीं क्या डाल देते हैं, पेशेंट बहुत डरता है इन चीज़ों से। आमतौर पे इस तरह का फियर तो होता है, मगर उसमें ये है कि जो हलक होता है उसमें लिग्नोकेन एक दवाई है, उसके गरारे कराए जाते हैं। हाँ। और उसके बाद ये पतला सा पाइप होता है जिसमें ताकि वो एनेस्थेटाइज हो जाए, एनेस्थेटाइज हो जाए और पता न चले। आमतौर पे पेशेंट देखिए वो दवाई भी तो बहुत कड़वी होती है। जी ऐसा ही है, मगर ये है कि आमतौर पे पेशेंट इसको बहुत अच्छा टॉलरेट करते हैं। अब मैं आपको इसका दूसरा स्पेक्ट्रम बताऊं कि अगर आप अभी बताइएगा कॉल के बाद। हमारे पास एक कॉल रख दिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं तनवीर बेग बात कर रहा हूँ। तनवीर साहब कहाँ से? गुलिस्तान जौहर से। गुलिस्तान जौहर कराची से बात कर रहे हैं जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये मालूम करना चाह रहा था कि ये रॉ जो लहसुन होता है, जैसे हरी मिर्च होती है, रॉ लहसुन जैसे खाने के लिए कहते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, ठीक उसकी है। बहुत तेजी होती है जो जबान पे लगती है। रॉ लहसुन, जी, ठीक जी। है। तो इससे भी क्या मतलब बाद में अगर लॉन्ग टर्म क्या अल्सर के चांस होते हैं क्या? अच्छा, उसकी तेजी जबान पे लगती है तो आप पूछ रहे हैं कि उससे अल्सर के चांसेस है कि जी, नहीं? जी। या आप ये खाते हैं रोजाना कच्चा खा जाते हैं? मैं सुबह और रात को खाता हूँ। क्या बात है भाई, जबरदस्त हिम्मत है आप में। मतलब ठीक ये है। कि या हरी मिर्च जैसे होती है, अल्लाह, तो हरी मिर्च भी खा जाते हैं? मतलब ये खाने के साथ जो खाते हैं ना, उसके साथ दाल के साथ या किसी चावल चलिए के जी, साथ। ठीक है, हम इससे बात इससे भी करते क्या मतलब फर्क पड़ता है क्या इन द लॉन्ग टर्म? हैं लॉन्ग टर्म में। पूछते डॉक्टर साहब से पूछते हैं। ठीक है जी, चलिए, ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहब, कच्चा लहसुन सुबह और रात में खाते हैं, खाने की आदत है कुछ लोग को होता है, और वो वैसे भी कहते हैं हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है कच्चा लहसुन इस तरह खाना, लेकिन वो कह रहे हैं कि बड़ा तेजी उसकी जुबान पे एकदम लगती है, तो इससे तो नहीं असर हो सकता? ऐसा कहीं लिटरेचर में रिकमेंड डेमोस्ट्रेटेड तो नहीं है, मगर कहा यही जाता है कि अगर आपको लहसुन अगर किसी भी वजह से आप खा रहे हैं तो उसको किसी के साथ चीज निवाले में रख के खा लें, ताकि वो जो उसकी तेजी है वो डाइल्यूट हो जाए। आप दही में डाल के खा लें, दही पता में भी नहीं डाल चलता। लें या फिर चावल के एक चमचे के साथ उसके कुछ पीसेस रख के क्रश करके खा लें, तो ये सारा मसला नहीं होगा। बहरहाल ये है कि ये इसमें बिल्कुल रिसर्च आई हुई है कि गार्लिक जो है उसका रॉ फॉर्म अगर इस्तेमाल करें, अब तो ओडरलेस इसके कैप्सूल्स भी आ गए गार्लिक के, उनके इस्तेमाल करने से डेफिनेटली इट इज़ प्रोटेक्टिव अगेंस्ट हार्ट डिजीज। डेफिनेटली, और बहुत अच्छी चीज़ है, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत हिम्मत की बात है कि आप कच्चा लहसुन ऐसे खा जाते हैं, लोग नहीं खा पाते, हालांकि होते बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। डॉक्टर साहब, कमिंग बैक, हम बात कर रहे थे अल्सर्स की, आपने बताया कि यहाँ से वहाँ तक होते हैं और उनको ज़रूर चेक कराना चाहिए, 14 दिन से ज़्यादा हो और साइज़ में इंक्रीज़ हो रहे हो, ब्लीड करना शुरू करें, कलर चेंज कर रहे हो, पहले स्किन कलर के, फिर रेड होके, फिर फटना शुरू हो जाए, तो डेफिनेटली इनको ज़रूर इनको देखना चाहिए, बायोप्सी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं? साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो बेसिकली अपर जीआई डिस्कम्फर्ट, खाने के साथ इवन जो है वो नाफ के ऊपर वाला जो इलाका है यहाँ पे जलन या दर्द होना। दो तरह के जो अल्सर्स मैंने बताए, गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल। गैस्ट्रिक अल्सर्स आमतौर पे जब खाना खाता है पेशेंट तो एग्रवेट हो जाता है पेन एकदम, और जबकि पेप्टिक अल्सर का जो पेन है वो रिलीव होता है खाना खाने से और 2-3 घंटे के बाद होता है। ठीक है। तो ये दोनों में एक वाज़ेह फ़र्क है कि अगर खाना खाने के फ़ौरन बाद अगर दर्द हो रहा है तो पेशेंट को प्रोबेबली गैस्ट्रिक अल्सरेशन है, और अगर खाना खाने के 2-3 घंटे बाद पेन हो रहा है और इमीडिएटली रिलीव हो रहा है तो ये ड्यूडेनल अल्सरेशन है। ये जो आपने बात पहले की थी इन्वेस्टिगेशंस की, और उसमें कहा था कि ये कम्बरसम इन्वेस्टिगेशन है अपर जीआई एंडोस्कोपी, उसमें मुझे एक पेशावर में कुछ अरसे पहले रहा, तो वहाँ मुझे एक पेशेंट याद आता है, हमारे पास वो आता था, हमने मेडिसिन वाले के पास भी भेजा उसको, यंग लड़का था 27 साल का, और उसको यही सारे प्रॉब्लम्स थे, ब्लोटिंग और डिस्पेप्सिया, और खाना खाने के बाद जो है इमीडिएटली उसको तकलीफ़ होती थी और वो ठीक हो जाता था। बहुत ही हैंडसम यंग लड़का था, और हमने उसको एम्पेरिकली H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पे डाल दिया। उसके बाद हमने उसको मल्टीपल टाइम्स मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भेजा। ये कोई 1.5 साल मसला चलता रहा और वो ही लॉस्ट टू फॉलो अप। जब भी वो एंडोस्कोपी के लिए जाता था वो गायब हो जाता था, और डर जाता था। हाँ, वो ये कि पाइप डलेगा और कड़वी दवाई होगी, जो नेचुरली सारे फियर्स होते हैं। बट आप ये देखेंगे एक नेचुरल कैविटी है जिसमें आप एक कैमरा डाल रहे हैं, कोई नया सुराख नहीं बन रहा, कोई टाँके नहीं लगेंगे, कोई पट्टी नहीं होगी, कोई ड्रेसिंग उसमें इन्वॉल्व नहीं है, और
एक नेचुरल कैविटी में ही कैमरा जा रहा है और वो विद इन 5-10 मिनट्स कैमरा खींच लेते हैं और पेशेंट उठ के खड़ा हो जाता है। मगर वो इसी तरह हुआ कि ये पेशेंट कुछ ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था, इसकी एंडोस्कोपी हुई 1.5 साल के बाद, और 1.5 साल के बाद एंडोस्कोपी इसकी नॉर्मल आई। इसकी एंडोस्कोपी नॉर्मल थी और हमने इसको फिर सिम्टोमेटिक ट्रीट करते रहे। 2.5 साल के बाद फिर ये मैं पिंडी किसी और अस्पताल में चला गया, वहाँ मैंने इस पेशेंट को देखा, दोबारा वहाँ पे देखा, और वहाँ पे ये था कि इसको उल्टियाँ हो रही थी और उल्टियों में खून आ रहा था और इसका वेट लॉस बड़ा सिग्निफिकेंट था। और बाद में जब उल्टियाँ बहुत हद से बढ़ गई तो मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस हुई तो पता ये चला कि इसका जो स्टमक है वो सिकुड़ गया है, स्टमक सिकुड़ गया है। डॉक्टर साहब, इसके रीजंस जो होंगे ना उन पे हम अभी बात करते हैं। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, बात बड़ी डिप्रेसिव होती जा रही है, कहीं में जाएगा, विल बी राइट बैक।